चौथा सवाल में क्या कहा जा रहा है, पहले सवाल को समझेंगे, उसके बाद इसको समीकरण के रूप में बदलेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। ठीक है, पहला सवाल चौथा नंबर का सवाल है, उसमें कहता है एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि एक राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब होता है नेशनल हाईवे। राजमार्ग मतलब होता है एक प्रकार से आप कह सकते हो नेशनल हाईवे रोड, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। ये मान के चलिए ए बिंदु है और ये जो है बी बिंदु है, और ए और बी के बीच की दूरी है कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर है सवाल के अनुसार। सवाल में कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, दो स्थान, हाँ रुको, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर है। कितना किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद कहता है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, एक कार ए से और दूसरी कार बी से। पहले समझना है कि एक कार ए से और दूसरी कार कहाँ से, बी से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, समझ गए। अब कहता है कि एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। जिस समय कार ए से बिंदु ए से कार चलना शुरू करती है, उसी समय बी से भी कार जो है चलना शुरू करती है, एक ही साथ चलना शुरू करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के बाद मिलती है। यानी कहता है कि यदि ये दोनों कार एक ही समय चलना प्रारंभ करती है तो कितने घंटे बाद मिलती है, सी बिंदु पर। सी बिंदु पर ये दोनों कार मिल जाती है 5 घंटे के बाद। तो ये दोनों कार 5 घंटे के बाद मिलती है कहाँ पे, तो सी बिंदु पर। हम दोनों कार को इंडिकेट कर दिए यहाँ पे, दोनों कार यहाँ पर पहुँच चुकी है कितना घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। कौन से बिंदु पर, सी बिंदु पर पहुँचती है। इसका मतलब हुआ कि 5 घंटा में यहाँ से यहाँ तक आया है पहली कार, है कि नहीं। 5 घंटा में ए से सी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ए, और उसके बाद कार बी जो है 5 घंटा में बी से सी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बी से चलने वाली कार बी से सी तक गया है, समय कितना लगा है, समय दोनों के लिए 5 घंटा है। 5 घंटा समय ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। जो कार ए से चली है उसके लिए भी 5 घंटा, जो कार बी से चली है उसके लिए भी 5 घंटा। तो इसका मतलब हुआ कि ए से चलने वाली कार ए से लेके सी तक चलने में कितना दूरी तय किया है मालूम नहीं है, कितना दूरी तय किया पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से यहाँ तक दूरी तय हुआ है। कहाँ से कहाँ, ए से लेके सी तक। और बी से चलने वाली कार जो है कितना दूरी तय की है ये भी पता नहीं है, लेकिन बी से सी जितना भी दूरी होता होगा उतना दूरी ये तय किया है। अब इसमें कहता क्या है कि इसके आधार पर जो सवाल का डायग्राम बनाए हैं, इसके आधार पर 2 चरों वाली रैखिक समीकरण आपको बनाना है। एक बात तो तय है कि कार जो ए से चली है वो ज़रूर अधिक स्पीड से चली होगी। क्या ये अधिक स्पीड से चली होगी, और ये इसका स्पीड थोड़ा स्लो होगा, तब ना ये आगे है फिर भी सी तक पहुंचता है 5 घंटा में। ये पीछे है ए से चलने वाली कार, फिर भी वो सी पर पहुंचने में 5 ही घंटा लेता है। तो इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है। तो माना कि कार ए से चलने वाली कार की जो स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड मानते हैं जो कार ए से चल रही है उसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कार बी से चल रही है उसका कितना स्पीड है, y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोले, दोनों का जो स्पीड है वो अलग अलग ना है, क्योंकि इसका चाल ज़्यादा होगा इसका चाल कम होगा, तब ना ये जो है एक सी बिंदु पर जाके 5 घंटा मिलता है, जबकि ये आगे है और ये क्या है, पीछे है। उसके बाद देखो इसका स्पीड हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का स्पीड पता है, दोनों जो है कितना समय तक चला है ये भी पता है।
तो इसका मतलब है कि हमको दोनों गाड़ी का चाल पता है, दोनों कितना देर तक चला समय पता है। इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। हालांकि हमको दूरी मालूम है, चित्र में डायग्राम में स्पष्ट है कि कार ए जो है ए से लेकर सी तक गया है, लेकिन ए से लेकर सी तक गया है तो उसका कोई मान तो नहीं है। ए से सी तक का दूरी न पता है, लेकिन उसका निश्चित मान तो पता नहीं कितना किलोमीटर तय हुआ है, तो वो तो यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि अगर आपको चाल पता है, समय पता है, तो दूरी तो निकल ही जाएगा ना, नहीं निकलेगा? बताइए, चाल समय पता रहे तो दूरी निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो पहले हम लिखते हैं, अब इसको लिखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। माना कि ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है दोनों के लिए, दोनों कारों के लिए, ध्यान दो, दोनों कारों के लिए समय बराबर 5 घंटा है ना, दोनों के लिए समय 5 घंटा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। देखो, इसलिए ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, दूरी यानी एसी ना, तय की गई दूरी एसी है ना। ए से चलने वाली कार कितना दूरी तय की है, एसी तय की है ना। दूरी एसी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है बताइए तो, क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, समय कितना है 5 घंटा। तो एसी दूरी बराबर कितना हो गया 5x किलोमीटर। एसी दूरी बराबर कितना हो गया 5x किलोमीटर। दूरी प्रति घंटा में होता है, अभी दूरी निकाले हैं ना, एसी दूरी निकाले हैं। उसके बाद देखिए, फिर बी से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा बताइए तो बी से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है, BC है ना। बी से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है, बी से सी तक। BC बराबर क्या, चाल गुना समय होगा ना, इसका भी चाल गुना समय होगी। चाल कितना है y, समय कितना है 5 घंटा, इसके लिए भी है। तो कितना हो जाएगा बताइए, इसलिए BC बराबर कितना हो गया, BC दूरी बराबर 5y घंटा, सॉरी किलोमीटर, घंटा ने 5y किलोमीटर। ये कौन सा दूरी निकला ये, BC। अब ध्यान देना है, देखिए बस 1 मिनट रुकिए। अब यहाँ पे समझना है फिर से, जो कार ए से चल रही थी वो कार ए से लेके सी तक का दूरी तय किया, जो कार बी से चल रही थी वो बी से लेके सी तक का दूरी तय किया होगा। अभी देखो हम AC कितना निकाले हैं, AC कितना निकाले हैं 5x, यानी कि A से C तक का दूरी कार ए जो दूरी तय किया है कितना x
5x किलोमीटर। उसके बाद कार B जो दूरी तय किया कितना, 5y किलोमीटर, 5y किलोमीटर। अब ध्यान से देखो कि इस सवाल में हमको पता चल गया है कि कार A कितना दूरी तय कर रहा है और B कार कितना दूरी तय कर रहा है, ये भी हमें पता चल चुका है। चाल पता है दोनों का, कितना दूरी तय किया है ये पता चल चुका है, समय तो सवाल में ही दिया हुआ है। तो फिर हम इसको आसानी से समीकरण बना सकते हैं। समीकरण कैसे बना सकते हैं, अब इसको समझने का प्रयास करो। क्या हम लिख सकते हैं चित्र के आधार पर, क्या हम AC बराबर लिख सकते हैं? क्या हम AC बराबर, ध्यान देना है चित्र देख के, AC बराबर A से C तक का दूरी बराबर AB जोड़ AB प्लस BC लिख सकते हैं? बोलिए, चित्र को देख के बताओ कि A से लेके C तक का दूरी कुल दूरी हो गया, तो कुल दूरी बराबर AB जोड़ BC लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब बताइए तो AC का मान कितना निकाले थे? 5x यहाँ पे रख दीजिए, AB बराबर 100 है ना, अब BC कितना है, 5y है। तो अब हमारा समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, देखिए तो 5x हो गया, 5 को अंदर लाइए तो माइनस 5y हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 5 इंटू 20, तो लिखिए सकते हैं इसको, 100 को काहे लिख सकते हैं, कॉमन लिए हैं 5, इसलिए हो गया x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 1। तो समीकरण 1 इस तरह से तैयार हो जाता है। अभी सिर्फ समीकरण 1 बना है, समीकरण 2 बनना बाकी है। इसको जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से। चलिए अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम सवाल का अगला जो चरण है वो पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, तब जाकर आगे अगला समीकरण बनेगा। इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इसकी आवश्यकता फिर पड़ेगी। तो अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए सवाल को फिर से पढ़ना होगा, और फिर इस सवाल में कह रहा है यदि वे किसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, उस कार के लिए। यदि वे मतलब वे दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। अभी जो है समीकरण जो एक बनाए थे उसमें कार किस दिशा में चल रही थी, एक ही दिशा में चल रही थी ना, आगे जाके मिल गई थी। इस बार कहता है यदि वे दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे समझिए, कहने का क्या मतलब है, जैसे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर था ना। पहले दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर। अरे तो हम बता रहे थे एक कार यहाँ से चलने की बात हो रही थी सवाल में, और एक कार B बिंदु पर थी, यहाँ से भी चलने की बात हो रही है सवाल के हिसाब से। और दोनों कार इस बार जो है एक दूसरे के विपरीत चल रही है, यानी कि एक कार A से B की ओर चल रही है और दूसरी कार B से A की ओर आ रही है, तो एक दूसरे के विपरीत आ रही है। तो एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर टच करेगा ना, C बिंदु हम बीच में लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये जो कार है जो A से चलती है वो C पर आके मिलती है, और B से जो चलेगी वो भी C पर आकर के ही रुकती है। तो पहला कार जो है जो A से चलने वाली है वो A से C तक का दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो B से चलेगी वो B से C तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका भी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, लेकिन इस बार समय जो लगा है दोनों को, समय लगा है कितना, 1 घंटा। यानी कि 1 घंटा में ही दोनों कार C बिंदु पर आकर मिल जाती है। समझे बात को, ये जो बिंदु A से कार चलती है C तक पहुंचने में इसको कितना घंटा लगता है, 1 घंटा, और बिंदु B से जो कार चल रही है उसको भी C तक पहुंचने में मात्र कितना लगता है, 1 घंटा।
तो समय दोनों के लिए 1 घंटा दिया हुआ है और यहाँ पर इंडिकेट कर चुके हैं डिस्टेंस कितना कितना ट्रेवल किया है। यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा, यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा, वो तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको पता है कि इसका चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, हम पहले माने हुए हैं ना। इसका है y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का चाल पता है, दोनों के लिए समय पता है, दूरी तो निकल ही जाएगा, निकल जाएगा ना। तो पुनः चित्र बना लेना है इस तरह से और लिखना है बिंदु A से चलने वाली बिंदु A से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर। बिंदु A से कितना दूरी तय होगा बताइए तो, AC होगा ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है इस बार भी चाल उतना ही है, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि x हम खाली लिख देते हैं यहाँ पे, x गुना समय कितना 1 घंटा। तो इसलिए AC बराबर कितना निकला, x किलोमीटर। बिंदु A से चलने वाली कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x किलोमीटर। उसके बाद बिंदु B से चलने वाली कार कितना दूरी तय करेगा अभी पता चल जाएगा, निकालेंगे इसी प्रकार से। तथा बिंदु B से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी कितना BC बराबर कितना बताइए, चाल गुना समय, चाल y हो गया, समय 1 घंटा हो गया, तो y गुना 1 मतलब y घंटा हुआ, इसलिए AC बराबर कितना हो गया, y घंटा नहीं हुआ, y किलोमीटर हुआ, y किलोमीटर हुआ। BC होगा क्या, इसलिए BC बराबर कितना हो गया, y किलोमीटर हो गया। पिछले फिगर के हिसाब से इस बार भी हम बना रहे हैं। पिछला फिगर में तुमने क्या देखा था कि दोनों कार एक ही दिशा में चल रहा था, उस समय भी हम दोनों कार के द्वारा तय की गई दूरी निकाले थे, समय का और चाल का प्रयोग करके निकाले थे। इस फिगर में भी हम वही कर रहे हैं। इस फिगर में भी हम पहले A से C तक का दूरी निकाले x किलोमीटर, अब हम फिर B से C तक का दूरी निकाले कितना y किलोमीटर। तो फिर भी हम क्या किए, पिछले समीकरण की तरह ही तो इसको भी सॉल्व कर रहे हैं ना, कि दोनों कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया ये निकाल लिए, और जिस प्रकार पिछला समीकरण बनाए थे उसी प्रकार इसका भी समीकरण बनेगा। तो देखिए कैसे, अब हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे AB बराबर क्या लिख सकते हैं, लिखाइए AC प्लस BC। तो AB कितना है 100, चित्र में देखिए 100 है, AC कितना है x किलोमीटर, BC कितना है y किलोमीटर, ये तो किलोमीटर m है। अब किलोमीटर को हटा देंगे, छोड़ देंगे, ये कितना बच गया 100x प्लस y, इसलिए इसको सीधा करके लिखिए x प्लस y बराबर 100, इक्वेशन कितना सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन पहले बनाए थे, सेकेंड इक्वेशन अब बनाए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x y का मान निकलेगा तो दोनों कार का चाल निकल जाएगा। दोनों कार का चाल निकल जाएगा तो पूछ क्या रहा है, दोनों कार की चाल ही तो पूछ रहा है ना। तो दोनों कार का चाल कैसे निकलेगा समझ में आया, दोनों समीकरण को हल करिए, दोनों कार की चाल पता चल जाएगा। चलिए लेसन का हम अंतिम सवाल देखते हैं। लेसन 3.5 का अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल है 5 नंबर का, यानी कि 4 का 5 नंबर।
4 नंबर का जो अंतिम सवाल है 5 नंबर का, इस सवाल को पहले हम लोग समझते हैं, समझ करके इक्वेशन बनाते हैं। यदि आप कहोगे कि इस समीकरण को हल करके आंसर निकाल दीजिए तो निकाल देंगे, अगर कहोगे कि नहीं हम बना लेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, बनाने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल में कहता क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। पहले तो आयत का अता पता है नहीं, आयत का लंबाई चौड़ाई पता है नहीं, और इसमें कहा जा रहा है कि अभी देखिए ना तो आयत का लंबाई चौड़ाई पता है और ना ही आयत का क्षेत्रफल पता है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि अगर आयत के लंबाई में 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए तो हमें क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई अधिक मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा सवाल, अच्छा बढ़ा हुआ नहीं, कम मिलेगा, मतलब कम हो जाएगा, ऐसा सवाल कह रहा है। सबसे पहला फर्ज ये है कि आयत की लंबाई चौड़ाई हमें पता होना चाहिए, पता करना चाहिए, है कि नहीं। आयत की लंबाई चौड़ाई पता होगा तब तो उसके क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई में कुछ घटाएंगे बढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत की विमाएं अर्थात आयत की लंबाई चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं, उसके बाद ही हम सवाल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकेंगे। ध्यान दो, समझा रहे हैं सवाल को, ध्यान दो, बात नहीं करना है, ठीक है, समझने पर ध्यान देना है। जो कुछ बता रहे हैं अगर समझ में आ गया तो सवाल कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। समझ में नहीं आया तो बहुत भारी सवाल है ये, और बोर्ड मॉडल प्रश्न है, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में इसको पूछा गया है। हालांकि अभी तक पिछला सवाल जो 4 नंबर का बताए वो नहीं पूछा गया, लेकिन ये सवाल पूछा गया है, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। गप नहीं करना है, किसी को भी समझना है, नहीं समझ में आएगा तो पूछना भी है। अभी हम आपको बताएं कि सवाल में कह रहा है कि आयत की क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा यदि उसके लंबाई में क्या कर दिया जाए, 5 इकाई कम कर दी जाए और उसके चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए। ऐसा सवाल का स्टेटमेंट है ना, सवाल में ऐसा कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमारे पास लंबाई चौड़ाई है ही नहीं, तो फिर हम क्षेत्रफल पर और लंबाई चौड़ाई पर काम क्या करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे आयत की लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई बराबर y इकाई मानते हैं, फिर सवाल के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे, अपने इक्वेशन बन जाएगा। देखिए क्या मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई कितना मानिएगा, x इकाई। इकाई इसलिए अगर कोई इकाई ना दिया रहे, सीएम, मीटर, फीट या कुछ भी अगर ना दिया रहे तो हम लोग इकाई लिखते हैं, ठीक है। तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना बताइए, आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। y इकाई। अच्छा, अगर आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों पता है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा, तो मान के चलिए कि आयत का लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसलिए हो जाएगा इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर x इंटू वाई। तो एरिया बराबर कितना आया हमको, xy वर्ग इकाई। आयत का क्षेत्रफल हमें मिला xy वर्ग इकाई। अब हम जब मान लिए तो अब हमारे पास आयत का लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, क्षेत्रफल भी है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है, प्रश्न के हिसाब से हम बढ़ेंगे आगे। प्रश्न में जो कह रहा है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है xy। आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यही न कह रहा था।
आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए। देखिए यहाँ पर लंबाई में क्या कर दिए, 5 कम कर दिए। और चौड़ाई में 3 इकाई कम कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। प्रश्न में यही न कह रहा था, अगर बढ़ाने घटाने वाले बात को छोड़ दी जाए, अगर 5 कम करने वाली बात और 3 बढ़ा देने वाली बात को छोड़ दिया जाए, 9 को भी अगर मान के चलो कि नहीं है, तो क्या है पहले से एक्स वाई बराबर एक्स इंटू वाई। तो एक्स गुना वाई बराबर एक्स वाई तो होता ही है, वो तो बराबर होगा ही। और सवाल के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर दिए, घटा दिए, बढ़ा दिए। सवाल में कह रहा था कि उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसके लंबाई में 5 कम कर दिया जाए तथा उसके चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए। जो प्रश्न में कहा वही बात को हमने लिख दिया। अब इसको हल करिए, आपको समीकरण मिल जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स वाई है, ये है माइनस वाई है। अब गुना करिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ बारी बारी से। एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 प्लस 3x, फिर इसको इसके साथ गुना करिए, फिर इसको इसके साथ बारी बारी से। माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, इतना हो जाती है। एक्स वाई कट गया, जो बच गया उसको लिखिए माइनस 9 बराबर 3x बचा, माइनस 5y बचा, माइनस 15 बचा। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं माइनस 15 को बराबर के इस पार ले आते हैं। तो माइनस 9 तो पहले से है, प्लस 15 हो जाएगा बराबर कितना 3x माइनस 5y हो जाएगा। उसके बाद उधर लिखते हैं, देखिए 15 में घट गया माइनस 9, कितना बचा 6 बच गया क्या, तो बच गया यहाँ पर 6। और उसके बाद उधर क्या बचा 3x बचा माइनस 5y बचा। इसको सीधा लिखिए तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट कितना आसानी से बन गया, समझ में आया। तो जो सवाल में कहा जा रहा था बस वही करते गए और देखिए इक्वेशन हमारे सामने में, इक्वेशन बन के तैयार है। अब हम दूसरा समीकरण इसी प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि इस दूसरा समीकरण बनाने के लिए इसी तरह की बातें फिर से कहा जा रहा होगा। तो दूसरा समीकरण हम बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम आपको लिखने का मौका देंगे। दूसरा समीकरण हम पहले बनाएंगे, ठीक है। पुनः प्रश्न से, अब हमें क्या लिखना होगा, पुनः प्रश्न से लिखना होगा। एक बार आप लोग सवाल पढ़ के देखो तो क्या कहता है, किसको क्या कर दिया जाए। पुनः प्रश्न से क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इस बार कहता है कि क्षेत्रफल जो है ना, एक्स वाई क्षेत्रफल है ना 67 इकाई, 67 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई है ना, नहीं हो लिखेंगे तो कोई बात नहीं। 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कब बढ़ता है बताइए, जब लंबाई में 3 बढ़ा दी जाए। लंबाई में लीजिए 3 बढ़ा दिए, चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए। इस बार दोनों बढ़ाने के लिए नहीं बोला। अब देखिए जो बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, जो कुछ भी कहा उसको अगर नेगलेक्ट करके देखें, 67 को छोड़ दें, 3 को छोड़ दें, 2 को छोड़ दें, तो क्या बचता है एक्स वाई बराबर एक्स गुना वाई बचता है ना। तो लिए हैं कौन चीज, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, वो लिख दिए हैं। उसके बाद उसमें जो जिसमें जिसको घटाने कह रहा था, बढ़ाने कह रहा था, इसमें सब में तो बढ़ाने ही कह रहा था, इसलिए हम बढ़ा के लिख दिए जो सवाल में कहा जा रहा था। सवाल में कहा जा रहा था कि क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई अधिक हो जाएगा जब उसके लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। तो हम वही किए हैं, इसका 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बढ़ा दिए हैं और लंबाई में 3 बढ़ा दिए हैं, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिए हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यही था, कह रहा था, तो वही लिख दिए। अब आगे बढ़िए, एक्स वाई प्लस हो गया कितना 67। अब उसी प्रकार से गुना करिए इसमें, एक्स इंटू वाई
एक्स वाई, एक्स इंटू 2x, फिर 3 से गुना करिए, 3 इंटू वाई, 3y प्लस में 3 इंटू 2 प्लस 6 हो गया। अब एक्स वाई कट गया, अब जो बचा उसको लिखिए, 67 इक्वल टू बचा है 2x प्लस 3y प्लस 6। अब 6 को बराबर के इस पर लाइए, 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y, यहाँ पर कितना बचा 61, 2x प्लस 3y, इसको सीधा करके लिख दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर कितना 61 हो गया, समीकरण 2। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 बहुत ही आसानी से बन के रेडी है। चलिए इस सवाल का जो 2 इक्वेशन था, इक्वेशन दोनों लिखाइए तो जल्दी से। पहला इक्वेशन क्या बनाए थे, 3x माइनस 5y बराबर, ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 क्या था, 2x प्लस 3y 61। अच्छा ठीक है, ये समीकरण 2 था। इसको कौन विधि से हल करना चाहते हैं, अगर विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं तो विलोपन विधि से हल करने के लिए y वाले पद को आप क्या करो, इसको विलुप्त कर दो। कैसे करेंगे विलुप्त, तो इसके 3 से इसमें गुना करिए। समीकरण 2 में जो y के साथ में 3 है, इस 3 को समीकरण 1 में गुना करिए, और y के साथ में जो -5 है समीकरण 1 में, इस 5 से इधर गुना कर दीजिए, तो आपका y वाला पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें लिखना होगा समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, पाँच से क्या करने पर, गुना करने पर। ठीक है, अब गुना करिए और उसके बाद उसको आपस में जोड़ देंगे। गुना कर आपस में घटाने पर ऐसा लिख देते हैं, गुना कर आपस में घटाने नहीं जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि ये जो है ना माइनस प्लस ना है, चिन्ह अलग अलग है, तो आपस में जोड़ने पर, आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर। तो गुना करिए तो 3 गुना 3 9x हो गया, -5 गुना 3 -15y हो गया, और 6 गुना 3 18 हो गया। उसके बाद 5 गुना हो गया 10x, प्लस हो गया 5 या 15y, फिर हो गया 61 इंटू 5। हाँ, अब इसको जोड़ना है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, माइनस प्लस कट गया, ये दोनों जुट गया, कितना हो गया 19x हो गया। इसको जोड़िए, कितना हुआ 323 हो गया। इसलिए x बराबर, ये गलत तो नहीं हो गया कहीं, देखो तो 323 जो है 17 बार में कट जाता है, इसलिए x बराबर कितना हो गया 17 हो गया। x का मान आ गया। अब x का मान कहाँ रखिएगा, समीकरण 1 या 2 कहीं भी। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में है क्या, 3x माइनस 5y बराबर 6 है। x का वैल्यू निकाले थे ना, तो 3 इंटू 17 माइनस 5y 6, 17 51 हो गया, माइनस 5y 6 हो गया। उधर लेके चलिए तो 51 को माइनस 5y और 6 माइनस 51, तो माइनस 5y। अब इसमें घटाइए, कितना बचा -45, इसलिए y बराबर कितना बच गया 45/5। क्या बार में कटेगा 9 बार में, तो इसलिए हमारे पास y का मान कितना आया, y बराबर 9 आया।
तो आंसर क्या था? यही था ना आंसर। इसमें पूछा जा रहा था क्या, वर्ग का मतलब आयत का बीमा बताइए। तो अतः आयत की बीमा कितना निकला हमको? अतः आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर x, क्या था? x था ना। आयत की लंबाई x था, मतलब कि हो गया 17 इकाई था ना, 17 इकाई। तथा चौड़ाई कितना? तथा चौड़ाई बराबर y इकाई, y इकाई मतलब 9 इकाई। तो यही दोनों आंसर है, 17 इकाई 9 इकाई। इस प्रकार से सवाल कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब हम अगला सवाल बताएंगे। तो चलिए हम एक सवाल लेते हैं लेसन 3.6 के अंतर्गत जो उदाहरण है उसका एक सवाल लेते हैं। मतलब लेसन 3.6 के पहले जो बुक में उदाहरण दिया हुआ है उस उदाहरण को हम एक सवाल को जो है बना के समझाने का प्रयास करते हैं। और अगर एक सवाल समझ जाइएगा बढ़िया से तो उसी तरह से 3.6 में कई सवाल है जो कि बनेगा। इसलिए एग्जाम्पल जो बता रहे हैं 3.6 का, इसको ध्यानपूर्वक समझिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। उदाहरण नंबर कितना है? 17। और सवाल क्या है? कहता है समीकरण के निम्न युग्म को हल कीजिए। और समीकरण आपको दिया है कौन चीज? देखिए 2/x दे दिया है प्लस 3/y बराबर 13। ये एक नंबर का समीकरण दे दिया। दूसरा दे दिया कितना? देखिए 5/x माइनस 4/y बराबर कितना? -2 बराबर कितना? -2। समीकरण हो गया 2। अब यही वो दोनों इक्वेशन है जिसको कहता है कि हल करके एक्स वाई का मान निकालिए। तो ये देखने में थोड़ा सा अलग टाइप का समीकरण है ना। अभी तक हम जितना सवाल बनाए हैं, जितना भी समीकरण हम लोग को देखने को मिला था, सिंपल मिला था। इसमें थोड़ा सा बटे वाला सिस्टम कर दिया, इसीलिए इसके रूप को चेंज करके बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट हल करिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा इसको बनाना। इसलिए इसके जो रूप है, इसके रूप को सिंपल में बदलिए। कैसे बदलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वही आपको समझना है। यहाँ पे ध्यान देना है सबको और बढ़िया से समझना है। देखिए लिखिए, पहले यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को पहले चेंज करते हैं। समीकरण 1 में है 2/x प्लस 3/y बराबर 13 है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 × 1/x लिख सकते हो। इसको 2/x को 2 × 1/x तो लिख सकते हैं, प्लस 3/y को 3 × 1/y तो लिख ही सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसको बराबर 13 है, इसको रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए नीचे वाले समीकरण को। नीचे वाले समीकरण में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। नीचे वाले समीकरण में भी इसी प्रकार से कर सकते हैं एडजस्ट। इसीलिए ऊपर नीचे दोनों समीकरण जो है, दोनों समीकरण का एक बार आकलन कर लीजिएगा कि हम जो काम कर रहे हैं दोनों समीकरण में वो चीज़ आएगा कि नहीं आएगा। हम देख रहे हैं कि इसमें भी नीचे में x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। तो दोनों समीकरण में नीचे में सेम है, इसीलिए हम दोनों समीकरण के लिए एक ही चीज़ कर लेंगे, मतलब एक ही चीज़ मानेंगे, दोनों समीकरण में काम आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो 1/x है 1/y है, इसको मान लेते हैं कुछ भी। यहाँ पे लिखना होगा माना कि 1/x बराबर u, हम u मान लेते हैं, 1/x बराबर u मान लेते हैं, तथा 1/y बराबर v, u और v मान लेते हैं। इसलिए हो जाएगा कितना, इस 1/x 1/y की जगह पर ये माना हुआ चीज़ को रखना होगा। तो हो जाएगा 2 × 1/x की जगह पे u प्लस 3 × 1/y की जगह पर v। समझ में आ रही है ना। तो आ गया कितना समीकरण, यहाँ पर आप जो है इसलिए लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कितना, 2u प्लस कितना 3v बराबर कितना 13। समीकरण हो गया 3 हो गया समीकरण। कौन समीकरण हो गया 3। अब देखो तो ये समीकरण 1 जो है सिंपल फॉर्म में बदल गया ना।
हमको सिंपल फॉर्म बदलना है, तब हल करना है, तब आसानी से बनेगा। फिर लिखते हैं समीकरण 2 से, यही काम करेंगे समीकरण 2 के साथ भी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, 5/x माइनस 4/y बराबर कितना है, -2 है। तो इसको भी आप उसी तरह लिखो, 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y बराबर -2। तो वही चीज़ को माने हैं ना, इसको रखिए इसमें। 5 × कितना हो गया u, 4 × v बराबर -2। इसलिए समीकरण आया 5u - 4v बराबर -2। समीकरण 4। अब हम समीकरण 1 और 2 को समीकरण 3 और 4 में बदल चुके हैं। अब जो है समीकरण 1, 2 पर ध्यान नहीं देना है, समीकरण 3, 4 को सॉल्व करना है। समीकरण 3 और 4 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, u और v का मान आएगा। किसका मान आएगा, u और v का मान। अब सोचिए कि समीकरण 3 को और समीकरण 4 को आप कैसे सॉल्व करोगे, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से ही बनाओ ना, हल्का तुम लोग को वही लगता है क्या। वज्र गुणन विधि से प्रैक्टिस किया था और सब सवाल को प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करना होगा। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, समीकरण 3 का जो है भी वाला जो पद है, भी वाले पद को हम बराबर कर देते हैं। भी वाले पद को बराबर करने से ये फायदा होगा कि इसमें माइनस प्लस चिन्ह है ना, माइनस प्लस चिन्ह है तो हम डायरेक्ट हम जो है जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ने में जो है चिन्ह में जो है बदलाव करना नहीं पड़ता है। तो ऐसा करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं समीकरण 3 में, क्योंकि यहाँ पर भी का गुणांक 4 न है, -4 है, लेकिन चिन्ह को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा। 4 से गुना करेंगे, उसके बाद भी के साथ में क्या है, 3 है, 3 से गुना कर दीजिए। वही बात लिखना है। तो लिखना क्या है, समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा कर, 3 से गुणा कर आपस में जोड़ने पर, आपस में क्या कर देना, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो गुना करिए तो एक बार, 4 दूना 8u प्लस 4 तिया 12 भी, 13 चौके 52। इसको भी गुना करिए, 15u माइनस 12 भी -8 माइनस कितना 6। दोनों क्या किए हैं, जोड़े हैं ना। दोनों को जब हम जोड़े हैं तो ये तो कट गया, 15 8 कितना हो गया 23u, 52 में 6 घट के कितना बचा 46 बचा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको इधर लिख दें तो कितना आया 23u बराबर 46, यानी कि 23 को उधर लेके चलिए तो 46/23 कट गया, तो u बराबर कितना आया, 2 बार में कटा ना 2। u का मान हम 2 तो ला चुके हैं। अब इस u का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। क्या करना है, अब u का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है लिखाइए तो, 2u प्लस 3v बराबर 13, यही ना है। u का मान 2 निकाले हैं तो 2 × 2 हो गया प्लस 3 × v हो गया 13 हो गया, ये हो गया 4, 2 दूना 4 हो गया प्लस 3v हो गया बराबर 13। अब 4 को बराबर के उस पार ले जाइए, 3v बराबर कितना हो गया 13 - 4 होगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो ये हो गया 3v बराबर कितना 9 × 4 = 13, 9 होता है ना। तो इसलिए v बराबर कितना हो गया बताइए,
भी बराबर 9/3 हो गया, 3 तिया 9 कट गया, इसलिए भी बराबर कितना आया, 3 आया। अब हमारे पास u और v दोनों का मान पता है, u कितना आया था 2, v कितना आया 3। अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हम u v का ही मान निकाले हैं, हमको x y का मान निकालना है, अभी तक आंसर नहीं आया है, ध्यान दीजिए। फिर अब आंसर आ जाएगा, ध्यान देना है सिर्फ थोड़ा देर। हम माने क्या थे, 1/x बराबर माने थे u, याद है 1/x बराबर u माने थे, तो 1/x बराबर u का मान कितना निकाले थे, 2 रख दीजिए u के जगह पर यहाँ पर, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करिए, 2 गुना x, 2x बराबर 1 गुना 1 1, इसलिए x बराबर क्या हो गया 1/2, 1/2 तुम आपका आंसर है, x का मान यहाँ आया। तथा और क्या माने थे, 1/y बराबर v माने थे ना, v माने थे तो 1/y, अब v का मान 3 निकला है, 3/1 क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो 3y बराबर 1 × 1 1 हो गया, इसलिए y बराबर 1/3, ये आपका आंसर है। x का मान 1/2, y का मान 1/3, यही क्या है आंसर है। इस प्रकार से ये सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए, आज अगले क्लास में फिर हम पढ़ाएंगे।